नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। आज का खास प्रोग्राम राजनीति की शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर से, जो जम्मू कश्मीर से आई है। पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। दरअसल श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में बवाल मच गया। दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है। यह दुखद खबर, दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ने की खबर सामने आई है। यहां पर कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को तोड़ा है और महज 3 दिन पहले यह शिलालेख जो है वो वहां पर लगाया गया था और इसको हटाने के लिए बाकायदा वहां पर भीड़ मौजूद जो थी, नारेबाजी करते हुए, समर्थन करते हुए, आक्रोश अपना बयां करते हुए और किस मानसिकता के साथ इन्होंने इसको तोड़ा वो आप देख सकते हैं। दरगाह में जहां पर अशोक चिन्ह जो था, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का प्रतीक जो लगा हुआ था, उसको पत्थरों से तोड़ डाला है। बहुत पत्थर पे पत्थर मार के ये हृदय को दुखी करने वाली ये जो खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से पत्थर चले हैं अशोक चिन्ह पर, जो राष्ट्र का गौरव है, जिसको अपने पास रखने के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, तमाम नियम कायदे कानून खड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये सब नियम यहां पर धरे के धरे रह गए। देखिए किस तरीके से यहां जो मौजूद भीड़ है वो समर्थन कर रही है इस तोड़फोड़ का। किसी ने भी रोका नहीं जब पत्थर मारा जा रहा था, जब पत्थर मार के अशोक चिन्ह जो वहां पर छपा हुआ था, बना हुआ था, उसको तोड़ा जा रहा था पत्थर से मार मार कर। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब इसको तोड़ा जा रहा था। इसी स्थान पर अशोक चिन्ह, ये राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र के वो चिन्ह जिसके लिए देश के वीर जवान रोज लड़ते हैं आतंकियों से, उस चिन्ह को अपने उस मजहब के स्थान से मिटा देने का ये खेल इन्होंने जो खेला है, और इसका समर्थन भी राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो आ रहा है, वो और दुखी करता है। देखिए, ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। क्या कार्रवाई करेगी वक्फ बोर्ड? कानून, क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और एफआईआर होगी। तो डॉक्टर अंद्राबी की तरफ से ये कहा गया कि ये गुंडे थे। मैं तो कहूंगा गुंडा भी बहुत छोटा शब्द है इस घटना को बयान करने के लिए, इस कृत्य को बयान करने के लिए। ये घृणित मानसिकता जो आप देख रहे हैं, वहां पर आप समझेंगे कि किस कदर ये पत्थर मार मार के उसको तोड़ा जा रहा है। अशोक चिन्ह का अपमान जिसको लेकर बाकायदा सजा हो सकती है, कानून में प्रावधान है, कानून है, लेकिन ये कानून उस वक्त कहां था? क्या हो रहा है वहां पर? क्या इन लोगों के मन में खौफ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? क्या देश के प्रति लगाव उस वक्त मर चुका था जिस वक्त इन्होंने राष्ट्र चिन्ह का अपमान किया? नासिर खान और जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बेहद दुखद ये खबर है, जिस तरीके से एक एम्बलम को तोड़ा जा रहा है, चिन्ह को तोड़ा जा रहा है, ये दुखी करता है। और इसको क्या धर्म से जोड़ा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल, देखिए शिवम, ये दुखद खबर जो है दरगाह के हजरत शाह में 4 साढ़े 4 बजे मौसूल हुई कि वहाँ पे जो है डिवोटीज, आज ईद उल मिलाद नबी का दिन था, तो हजारों की तादाद में वहाँ पे डिवोटीज जो है वो पहुंचे हैं। उसके बाद कुछ डिवोटीज ने पत्थर उठा के जो है अशोक चिन्ह को जो है उस बोर्ड से जो है पत्थर मार मार खाली उस जगह को पत्थर मारा जहाँ पे अशोक चिन्ह हमारा मौजूद था।
उसके बाद जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है नेशनल काउंसिल, उनके जो है रूलिंग एमएलए है तनवीर सादिक, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि दरगाह श्राइन बोर्ड में ऐसा चिन्ह नहीं होना चाहिए, वहां पे खाली तावीज होनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए लोगों की कितनी भीड़ वहां पे जो है उमड़ पड़ी है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक बड़ी पत्थर उठा के जो है उस चिन्ह को उन्होंने तोड़ा। उसके बाद जब वहां पे पुलिस पहुंची और वहां पे लोगों का जो तांता लगा हुआ था आज के दिन के हवाले से, और महिलाएं जो है इस बात के समर्थन में उठे, नारेबाजी की और बड़ा प्रदर्शन जो है वहां पे देखा। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो अंदर जाने की अनुमति जो है किसी को नहीं दी गई। इसके साथ साथ हमने देखा कि लगातार जो है नेशनल कांफ्रेंस की कट्टरपंथी जो है वो आज सामने आई कि जब उनके लोकल एमएलए ने इस बात का समर्थन किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पे पहुंचे और नमाज अदा की। लेकिन उसके साथ जब मीडिया कर्मचारी उनके पास चले गए तो उन्होंने बात करने से जो है लगातार मना किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उमर अब्दुल्ला इस बात पे चुप है, क्योंकि उनके रूलिंग एमएलए जो है तनवीर सादिक, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले की ये बात है, कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला और सलमान सागर जो है हजरतबल कॉलेज के जो एमएलए है वो हजरतबल श्राइन पहुंचे हुए थे, लेकिन तब भी उनके बीच में जो है विवाद हुआ था दरख्शां अंद्राबी और उमर अब्दुल्ला के बीच में। तो उसे साफ लगता है कि आज दरख्शां अंद्राबी जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनकी बातों से साफ पता लगता है कि ये चिन्ह जिन्होंने तोड़ा, अशोक चिन्ह जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने देश का जिन्होंने तोड़ा, वो रूलिंग पार्टी जो नेशनल कांफ्रेंस है उनके लोग हैं। क्योंकि देखिए आप 3 सितंबर 2025 को इस बात की इनॉग्रेशन हुई, 3 सितंबर 2025 को भी वहां पे लोगों का काफी तांता लगा हुआ था। तब ऐसे लोग नहीं थे, तब भी बहुत सारे ज्यादा लोग वहां पे थे, तब भी ऐसी हरकत नहीं की गई, तब इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। आज ही के दौर पे क्यों, लेकिन कुछ दिन पहले जो उमर अब्दुल्ला और दरख्शां अंद्राबी स्पेशली सलमान सागर के बीच, और मैं कहता हूं इस सोच पर नासिर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बने और दोबारा कोई ऐसी गलती ना कर बैठे, उसको पता हो कि ऐसी गलती करने पर क्या सजा है। लेकिन ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। अब राजनीति में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिहार पर जारी राजनीति की। बिहार में गालीकांड के बाद कांग्रेस अब बीड़ी कांड पर गिर गई है। जी हां, बीड़ी कांड। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केरल कांग्रेस ने बीड़ी की तुलना बिहार से कर दी है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट में यह कहने की कोशिश की कि बिहार चुनाव की वजह से बीड़ी पर जीएसटी कम और बाकी तंबाकू उत्पादन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। बीजेपी ने इसे लपक लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीड़ी की तुलना बिहार से कर डाली है। और पोस्ट जब आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसा आपको लगेगा भी। हालांकि बाद में केरल कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब गलती नहीं करी तो डिलीट क्यों किया? लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। आप ट्वीट करेंगे, स्क्रीनशॉट हो जाता है, उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। इसलिए सवाल यह है कि क्या कांग्रेस गालीकांड के बाद बीड़ी बिहार विवाद में फंस गई? कांग्रेस पार्टी को बिहार ने बी फॉर बुड़बक, बी फॉर बाल बुद्धि, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? कभी हाइड्रोजन बम चलाते हैं, कभी बीड़ी बम चलाते हैं। इन लोगों को इस शर्मनाक स्थिति के लिए माफी मांगना चाहिए। यही तो बहुत छोटी बात है, बीड़ी और पीडी। बिहार चुनाव से पहले बीड़ी बिहार विवाद में फंसा महागठबंधन। बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? अगर किसी ने किया है तो गलत किया है, उसके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हैक किया गया है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिहार को लेकर इस तरह की बात करना उचित नहीं। बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। बिहार की सियासत में गाली कांड के बाद बीड़ी कांड पर बवाल। पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना
ये कांग्रेस पार्टी का काम है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज से तुलना करना नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को बहुत ही गलत तरीके और नजरिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं। बिहार में सियासी क्लेश, बैकफुट पर आई कांग्रेस। कांग्रेस केरल इकाई के एक्स पोस्ट ने बीडी और बिहार की तुलना कर विवाद खड़ा कर दिया है। एनडीए नेताओं ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए जमकर बवाल शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। गाली कांड पर जारी सियासत की गर्माहट अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि बीड़ी विवाद पर घमासान मच गया। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेकर विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बीड़ी पर जारी बवाल की ABCD बताते हैं। जीएसटी पर वाहवाही लूट रही केंद्र को घेरने के इरादे से केरल कांग्रेस ने चौका मारने की कोशिश की, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। पोस्ट में बीड़ी और बिहार की तुलना करते हुए लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों 20 से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी जीएसटी दरों में बदलाव के संदर्भ में की गई थी, जिसमें बीड़ी पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% तक कर दिया गया, जबकि तंबाकू के बाकी उत्पादों पर टैक्स 40% कर दिया गया है। हालांकि जब बीजेपी हमलावर हुई तो केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दी। बीडी वाली चीज तो कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने किया है तो गलत किया है, उसके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हैक किया गया है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिहार को लेकर इस तरह की बात करना उचित नहीं। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। किसी भी राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें बीजेपी वाले क्यों चुप थे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती। विवादित पोस्ट को डिलीट करने के बावजूद एनडीए नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है
कि बिहार और बीड़ी एक समान है, तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं कर सकती है। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहार, बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहां के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। आंकड़े के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने के कारोबार से करीब 70 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर बिहार और बंगाल में हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ सामाजिक संगठनों ने सरकार से बीड़ी पर 28% जीएसटी कम करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे बीड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि बीड़ी को बिहार से जोड़ना क्या कांग्रेस के लिए उल्टा दांव पड़ जाएगा? और कांग्रेस के पोस्ट से बिहार के बीड़ी मजदूरों, कारोबारियों का अपमान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब कांग्रेस को चाहिए था मौका सरकार को घेरने का, जीएसटी के मुद्दे पर, तंबाकू के मुद्दे पर, और फिर बिहार में तो है चुनाव आने वाले और उसको जोड़ दिया गया बीड़ी से, क्योंकि बीड़ी में जो जीएसटी जो है उसका अंतर था तंबाकू उत्पादों से। इसको लेकर देखिए बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस खुद गिर गई जब उसने बी से बिहार और बी से बीड़ी बोल डाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, और भी महत्वपूर्ण है वो आपके लिए जानना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार का महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अधिकारी को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर की बताई जा रही है, जहां आईपीएस अधिकारी अवैध खनन रोकने पहुंची थी। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। सुना आपने, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एक आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुआ ऐसा जुबानी मुकाबला जिसने पूरे प्रशासन गलियारे में हलचल मचा दी है।
काम है चीफ सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। अब वायरल तस्वीर को जरा गौर से देखिए। सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी दिखाई दे रही हैं। उनके आसपास कुछ लोग हैं। आईपीएस की कॉल पर अजित पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजित पवार आईपीएस को कार्रवाई से रोकने को कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? जब पूरा मामला पूरी तरह बिगड़ गया तो अजित पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून में दखल देने का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे। मैं पुलिस फोर्स और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। रेत खनन या अन्य अवैध गतिविधि के खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और बीजेपी ने अजित पवार का समर्थन किया। मुझे लगता है कि अजित पवार जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और उन्होंने बाद में बताया कि भाई गलती से कुछ उनको मालूम नहीं हुआ कि भाई वो अधिकारी है, इसीलिए मतलब उन्होंने उसके संबंध में मुझे जो उसकी जानकारी नहीं थी और मैंने जो बोला है वो ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है और वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। मैंने स्वयं खुद ने ये वीडियो देखा नहीं है। इसके बारे में जो भी अधिकृत रूप से बयान है वो स्वयं माननीय अजित पवार जी देंगे या उनकी पार्टी देंगे, और जो वो कह रहे वही सत्य होगा। हालांकि इस मामले को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लपक लिया। इसके बहाने फडणवीस सरकार पर हमला बोल दिया। गैर कानूनी खनन का मामला है तो महिला अधिकारी आईपीएस अंजलि कृष्णा यंग ऑफिसर है, उसने उसकी इलाके की अवैध खनन का जो पूरा काम है बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि इस तरीके से गैर कानूनी खनन करने से सरकारी तिजोरी का नुकसान होता है और लोगों की कंप्लेंट्स उसके पास आई, उसने वो काम बंद करवाया। तो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री डिप्टी सीएम अजित पवार ने उनको फोन पर धमकाया और उनको कहा याद रखना वो काम करने वाले जो है गैर कानूनी वो मेरे पार्टी के लोग हैं, आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और वो महिला अधिकारी बोल रही है सर ये गैर कानूनी काम है, मैं नहीं कर सकती। तो अजित पवार बोलते हैं मेरे से पंगा मत लेना। अजित पवार की भाषा है अगर गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं किया उस अधिकारी ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराष्ट्र की हालत क्या है प्रशासन की, ये उससे स्पष्ट दिखता है। हालांकि एनसीपी ने दावा किया है कि ये घटना 2 दिन पुरानी है और वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया ताकि छवि को खराब किया जा सके। अब अहम सवाल ये है कि क्या अजित पवार की सफाई से ये मामला थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बाकायदा वीडियो सबूत है और उससे डिप्टी सीएम नकार भी उसको नहीं रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने जो किया वो कानून के पालन के लिए वहां पर किया, लेकिन विपक्ष समझ चुका है कि उसको क्या करना है और विपक्ष अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा सरकार को घेरने का। और ये मामला आज के आज शांत हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये राजनीतिक माहौल किस कदर गर्मा गया है, ये आने वाले कुछ दिनों में आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे कि आप कुछ बदलाव यहां पर होते हैं, क्योंकि जो कॉल थी वो रिकॉर्ड हुई। हालांकि आरोप जो सत्ता पक्ष लगा रहा है कि जानबूझकर वीडियो को लीक किया गया है, लेकिन सच तो सच है।